नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर और हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ हैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जो कि संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच विश्व का हिंदू हरू मिलेर नेपाल लाई हिंदू राष्ट्रीय बनाओ। आप हिंदू राष्ट्रीय कहीं ना कहीं मांग भी कर रहे हैं सर। अभी सर बात करें, नेपाल में बड़ा ही चर्चित मुद्दा बन रहा है वहां के गृह मंत्री जी को लेकर के, उनको संसद में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा सर? यहाँ थोड़ा सा संसद में इसलिए जाने नहीं दे रहा है कि गृह मंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। जो सहकारी होता है नेपाल में, उसका भ्रष्टाचार को वो पैसा लेके वो प्रमाणित कर चुका है, तो इसका आरोप लगा हुआ है। तो वो आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रहा है वो, और उसको जांच करके वो ये कर रहा है। तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने बोला जब तक इसका ये जो सिद्ध नहीं होता है तब तक के लिए इसको हम लोग यहाँ में संसद में बोलने भी नहीं देंगे, और हमें इसका राजीनामा मांगते हैं। इसका मतलब रिजिग्नेशन राजीनामा उसे दे दे और बाहर निकल के और स्वतंत्र प्रभाव से ये करे। अभी मामला क्या है, वो जो इसमें चल रहा है, अभी इसमें चल रहा है आपका भ्रष्टाचार का जांच चल रहा है। वो जांच में वो गृह मंत्री रहते हुए जांच कराता है, तो वो अपने आप को दबाव बना के सारा मशीनरी को पुलिस को अपने कब्जे में कर रहे हैं। पुलिस को अपने कब्जे में करके दबाव करके वो अपने पक्ष में जांच करा ले सकता है। इसलिए उसका राजीनामा देना बहुत बढ़िया है, एक। और दूसरा, स्वतंत्र प्रभाव से जांच भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक गृह मंत्री बना रहेगा उसका कब्जे में सारे सब कुछ मिशनरी उसके साथ है, इसीलिए उसको संसद में घुसने नहीं दे रहा है। और वो ये मैं समझता हूँ, और हमारा मंच का कहना है कि उसको घुसने ना दे, वो रिजाइन दे, राजीनामा दे और आपने साबित कर ले। अभी बाहर निकल के साबित करे ना, स्वतंत्र प्रभाव से जांच कराए, पुलिस उसके अंदर से छूट जाए, उसका कब्जा से पुलिस हटने दे। आप लोग क्या चाह रहे हैं, किसके थ्रू होनी चाहिए फिर जांच? क्योंकि गृह मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उनके अंडर में है। वो ऐसा है कि ये गृह मंत्री है, पुलिस उसके अंदर में। ये जांच स्वतंत्र प्रभाव से होनी चाहिए और उसको राजीनामा देना चाहिए। वो पद पर रह के वो जांच नहीं करा सकता है, क्योंकि मशीनरी उसका अंडर है, इसीलिए उसको राजीनामा देना बहुत आवश्यकता है। क्या आप कह रहे हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि नहीं तो जांच प्रभावित करवा सकते हैं वो। हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि प्रभावित कर सकते हैं, जांच में जो है कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, वो पद का दुरुपयोग करके अपने पक्ष में जांच करा लेगा। तो ये मांग क्या वहाँ की जनता भी कर रही है? सब कर, जनता का तो पैसा है। अगर जनता का पैसा नहीं होता तो क्या सांसद का पैसा थोड़ी आता है? वह सारे जनता का पैसा है। और सहकारी का जितना पैसा डूबा है, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काठमांडू में आ रहा है, रो रहे हैं, चिल रहे हैं, पूरा अनशन कर रहे हैं। वो जनता का मांग है, ये कोई नेता का मांग नहीं है। वही चीज कांग्रेस ने उठाया है। सर, बात करें उनके ऊपर इतने गंभीर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगना बहुत ही गंभीर मामला होता है। क्या लगता है उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है या सच में ऐसी चीजें हुई हैं? नहीं, ये तो देखिए, षड्यंत्र का बात तो हम नहीं बोल सकते हैं। हमारा क्या कहना है कि उसका साथ ये कहीं ना कहीं वो दोषी है, इसीलिए उसका नाम आगे आया। क्योंकि हम लोग का नाम आगे नहीं है, किसी का नाम आगे नहीं है, उसका नाम क्यों आगे आया? कहीं दोषी है, कहीं पाया गया है, कोई जांच में मिला है, कुछ सबूत मिला है, तभी तो ये हो रहा है। तो मतलब उनके ऊपर जो भी FIRs वगैरह होनी चाहिए वो हो गई है? नहीं, वो हो ही नहीं सकता ना, गृह मंत्री रह चुका है, उसे मशीनरी उसका। तो आरोप किसने लगाए हैं? आरोप जनता ने लगाया है, मतलब प्रूफ के साथ लगाया है। वो प्रमाणित करने में असहमत है और उसे आगे बोल नहीं सकता, और झूठ बोलने में। और इस तरीके का बात हो सकता है क्या? मेरा अकाउंट किसी ने खोल दिया होगा मेरा नाम से, मेरा चेक काट दिया होगा, मेरा साइन कर दिया होगा, तो उसने पैसा निकाला होगा, इसलिए मैं दोषी बन गया होगा। नहीं तो मेरे को तो कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। बुद्धू बनाने का, किसी का दिमाग सफाई करने का भी कोई एक तरीका होता है, एक लिमिट होता है। तो लिमिट से बाहर ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है मेरा अकाउंट किसी ने खोल दिया, किसी ने लोन ले लिया, किसी ने खर्चा कर दिया, किसी ने मेरा नाम से निकाल लिया। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन अब बात करें, वो इस्तीफा तो जब देंगे ना, जब उनके ऊपर आरोप जो है सिद्ध हो जाते हैं, या फिर उनके ऊपर FIRs जो है वो हो जाती है। आप कह रहे हैं FIR तक नहीं हुई है अभी? FIR हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गृह मंत्री है। गृह मंत्री रहते हुए गृह मंत्री का जितना भी मशीनरी है उसका अंडर में है, उसका कंट्रोल में है, उसका हाथ में है। इसीलिए पुलिस FIR करने में। कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो वहां पर जो है उनकी जांच कर सकती हैं
जिस पर आप लोगों को विश्वास हो? नहीं, जब तक वो पद से नहीं हटेगा तब तक जहाज कोई भी एजेंसी से कराए वो गृह का अंदर में आता है। इसीलिए उस जब तक पद से नहीं हटेगा तब नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जांच कराया जाए, बाहर से जांच कराया जाए। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय एक यूनो होता है, यूनो से जांच किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जांच किया जाए ताकि उसका पर्दाफाश करें, क्योंकि नेपाल का प्रशासन उसका काबू में है। अभी एक और जो है वहां पर नेपाल में एक मुद्दा चल रहा है, नोट राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं उनका इस्तीफा त्याग पत्र जो है मांग लिया गया है, और नोट में कहीं ना कहीं जो है सर विवाद हुआ है इस वजह से। इसमें हमारा मंच का कहना ये है, नोट में ये छापना, इनको एक कमेटी गठन करनी चाहिए था। कमेटी गठन करके नेपाल और भारत के बीच में एक कमेटी गठन करते, संवाद होता और नहीं और छलफल करते और टेक्निकल इश्यूज को आगे रखते। व्हाट आर द टेक्निकल इश्यूज, क्या क्या है टेक्निकल इश्यू में, तो उसको आगे रखते, उसके बाद सहमति करके उसके बाद ये नोट छापते। इनका मतलब किसी को पूछना नहीं, किसी को जांचना नहीं, किसी को बात नहीं करना। जब आपका और मेरा विवाद हो गया तो आपके साथ मेरे को बैठना ही पड़ेगा, ये हमारा टेक्निकल इश्यूज से भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हो गया, मुद्दा हो गया, विवाद हो गया, तो ये हो गया, तो उसको डिसीजन कौन लेगा? थर्ड पार्टी लेगा। तो इसमें क्या है कि उनका कहना ये है कि उन्होंने अपने आप आदेश दिया, अपने आप चला, अपने आप छाप दिया, वो सब जल्दीबाजी किया है। तो इसमें हमारा कहना ये है कि उसमें दोनों पक्ष रखना, कमेटी गठन करना, उसके स्क्रूटिनी कॉन्स्टिट्यूट करना, एक कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी बोलता है उसको, स्क्रीनिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, उसके बाद में इसको छलफल करना, चर्चा करना, उसके बाद में निर्णय लेकर नोट में छापना। इनका ये होना चाहिए था, इन्होंने तो सीधे छाप दिया। उसमें ये जल्दीबाजी का वजह से हुआ है। इसमें हम समझता है इसमें दोबारा टेक्निकल जांच बैठाया जाए और स्क्रीनिंग कमेटी गठन किया जाए, उसके बाद दोनों देश के बीच में मेंबर सदस्य गठित किया जाए, उसके बाद में छलफल के विषय में लाया जाए, उसके बाद में जाके इसका जो भी करना है उस निर्णय के ऊपर में काम करनी चाहिए था। सर इस बीच जो है भारत में आप देख ही रहे चुनाव चल रहे हैं प्रधानमंत्री का, और इसी बीच में आप कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका कश्मीर का दौरा करने का? कश्मीर ऐसा है, कश्मीर एक बहुत बड़ा पंडितों का देश है, पंडित लोग बढ़ते हैं कश्मीर में, पंडित बहुत पंडित थे कश्मीर में, कश्मीरी पंडित अभी भी इतिहास में है। तो कश्मीरी पंडित का हिसाब से और उनके जो पंडित का इस राज्य ही था वो, तो इसीलिए उसमें क्या है, माता वैष्णो का है कश्मीर में ही है, और बाबा अमरनाथ का है कश्मीर में है, तो वो देवभूमि भी माना जाता है। तो इसीलिए उनसे आशीर्वाद ले और आगे हमारे नेपाल को हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापन करने का शक्ति मिले और नेपाल में पुनः हिंदू राष्ट्र करें। इस अभियान के साथ हम वहाँ गए थे और सबसे मिले जुले और सबका समर्थन रहा है, बहुत बढ़िया रहा। तो इसलिए सर बात करें, आप कह रहे हैं कि नेपाल में जो है हिंदू राष्ट्र आप लोग चाह रहे हैं कि घोषित हो जाए हिंदू राष्ट्र नेपाल को। हम बात करें पुरानी हिस्ट्री की, तो गौतम बुद्ध जी भी वहाँ से जो है बिल्कुल वहाँ पे है, उनका जन्म स्थान रहा है। हम बात करें पशुपति, जो हमारे बहुत बड़े पशुपतिनाथ, उन काठमांडू, मुक्तिनाथ तमाम सीता माता जन्म स्थल, सीता माता जन्म स्थल, मुक्तिनाथ का जन्म स्थल, मुक्तिनाथ का जो जहाँ मुक्तिनाथ है तो वहाँ सबका मुक्ति कर देंगे के बाद आपका जितना भी समस्या है वो मुक्ति मिलेगा आपको अगर उसका दर्शन आप करते हैं तो। और पशुपतिनाथ वहीं है, सबसे बड़ा ताकतवर पशुपतिनाथ वहीं है, नाथ महानाथ हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ भोलेनाथ महानाथ तो वहाँ है, तो सबसे शक्तिशाली पशुपति मंदिर वहाँ है। और आपका जन्म सीता माता का जन्म स्थल नेपाल में है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल नेपाल है, ऋषि मुनि का तपोभूमि नेपाल में ही है, तो जहाँ ऋषि मुनि ने तपोभूमि किया था नेपाल में किया है। तो इसीलिए ये धर्म स्थल को, ये देवभूमि को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। और शालिग्राम का देश भी नेपाल में ही, शालिग्राम मिलता है तो नेपाल में ही मिलता है, बाहर नहीं मिल सकता, डुप्लीकेट हो सकता बाहर, तो वो इसलिए। और जितना नदियां हैं, नदी गंगा है वो भी नेपाल में ही है, वहीं से बह के इधर आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, नेपाल देवभूमि रहा है, देवभूमि होना चाहिए और देवभूमि का नाम मिटना नहीं चाहिए। इसीलिए और जितना भी हम लोग हिंदूवादी थे उनको इन लोग ने सरकार स्वयं धर्म परिवर्तन करा दिए, तो इसीलिए वहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा है। और एक कॉपी एंड पेस्ट संविधान लाया, वो उनको नॉलेज में। सर वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कितनी होगी सर? हिंदुओं की संख्या पहले तो देखिए, जब ये जो लोकतंत्र, गणतंत्र का आगे तो 7 आगे तो इसमें
99 थे, वहाँ में कोई नहीं थे, पूरे हिंदू थे। अब उसके बाद में ये लोग ने जब 15 साल हो गया, ये लोग ने जब देश को राजा का हत्या करा दिया, उसके बाद राजा को हटाया, फिर लोकतंत्र ले आया। लोकतंत्र में आने के बाद 81 में पहुंचा था। अभी 20 साल हो गया, कोई सेंसस बना ही नहीं। जब सेंसस नहीं बनेगा तो हम अभी क्या आंकड़ा लगाएंगे। तो अभी 15-20 सांसद तो ईसाई हो गया, और 15-20 सांसद मुस्लिम हो गया, माइनॉरिटी बन गया, बोर्ड बन गया, भारत से भी बुरा हाल नेपाल में हो गया है। तो इसीलिए उसमें अभी हमारा जो कहना है कि इसमें ये सारे खत्म करके अभी हमको पूरा इंदिरा करना है, और इनमें जो जितना भी 67 है फिर सब जितना है घर वापसी करना है। जितने हमारे हिंदूवादी गए हैं, सनातनी परिवार बाहर हो गए, वो हमारे परिवार है, उनको दोबारा पुनः इसमें एंट्री कराएंगे और हमें नेपाल पुनः हिंदू आपको लगता है जो आप कह रहे हैं माइनॉरिटीज हो गए हैं काफी, तो क्या उन्हें कन्वर्ट कराया गया है या फिर वो लोग बस गए हैं आकर के, क्या है ऐसा? कन्वर्ट कराया बॉस करने का लिए तो 30 साल चाहिए। आपका बच्चा पैदा होगा तब तो आप क्रिश्चियन होंगे, ईसाई होंगे, मुस्लिम होंगे, तो आपका बच्चा पैदा होगा तो उसका आप कन्वर्टी है, बच्चा आपका ओरिजिनल होता है। तो कन्वर्टी का भी एक समय ही चाहिए होता है। ये तो बच्चा पैदा करके इतना समय नहीं, वो तो सीधा कन्वर्ट करा के रातों रात बन गया है। तो इसीलिए इसमें अभी वो हिंदू है लेकिन बन गया है नाम में ईसाई, बन गया है नाम में मुस्लिम, लेकिन वो सब ईसाई ये है, हिंदू है। तो अभी उनका बच्चा जो होगा वो ईसाई हो सकता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए? अब बिल्कुल हो जाएंगे वो। अरे जब ये होगा, विकास होगा, सबका नौकरी रोजगार मिलेगा, प्रियोरिटी आ जाएगा, तो उनको तो होना ही है। और नहीं तो उनको कोई चारा भी नहीं है, ना बाहर जा सकते, ना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो जबरदस्ती कराया गया है, लोभ में, बॉल में, धन में कराया गया। क्या कारण है, क्या षड्यंत्र है इसके पीछे, क्या चीज हो सकती है सर? इसके पीछे नेता है और कोई अमेरिका से प्रचलित है, कोई क्या फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है जो ये चीजें कराई जा रही हैं? फंडिंग हो रहा है, पैसा दे रहे हैं, उसके बाद में बंदी करा रहा है। यही है मेन, इसका पीछे है फंडिंग। तो कोई देश करवा रहा है इसको, इसमें लगा हुआ है? यूरोपियन कंट्री लगा हुआ है। अच्छा। ऐसा नहीं कोई नहीं लगा हुआ, यूरोपियन कंट्री लगा है। आज एमसीसी जैसा एक मुद्दा लेके आया नेपाल में, उसको देश के साथ सहभागी बनाया गया। क्या आज तक दुनिया में इतिहास में आप देखा था कोई एक एनजीओ को देश का इतना बड़ा गवर्नमेंट का सरकार का सहभागी बन सकता है? हम भी एनजीओ का, मैं भी एनजीओ का काम करा रहा हूँ, मैं भी एनजीओ में था। तो इसका ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 1860 का एनजीओ है, उसको लेके आ गए एमसीसी बोल के, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन बोल के, वो नेपाल सरकार का उसको हिस्सेदार बनाया और 25% उसको रेवेन्यू जितना भी आयात होगा, इनकम होगा, वो 25% उसको देगा। इस तरीके का एग्रीमेंट करके उन्होंने ला गया एमसीसी के साथ। वो किस लिए? और जो दिन एमसीसी स्टार्ट किया उसका नेक्स्ट डे में 8 करोड़ रुपया देके चर्च बनाया। प्रमाण है हमारे पास। जो दिन एमसीसी बिल पास हो गया उसका 2 दिन बाद फाइनेंस मिनिस्टर स्वयं जाके, जनार्दन शर्मा स्वयं जाके चर्च बनाया 8 करोड़ रुपया में। सर जो जितने भी वहाँ पे सनातनी हैं, हिंदू हैं, आगे चल के उनका कितना इसमें नुकसान है? क्योंकि कन्वर्ट तो वो हो जा रहे हैं। ये है, उनको समझ में नहीं आया। वहाँ में सीधा साधा जनता है और शिक्षित ज्यादा कम है और शिक्षित ज्यादा है, जिसका कारण आज ये हो रहा है। तो इसलिए जब एक दिन समझ में आएगा, हमारा मन गाँव जाएगा, घर घर जाएगा, सबसे चर्चा छलफल करेगा, उसके बाद में सारा दुनिया दिख जाएगा। जब हो के हाँ चहल महल के समय आ गया तो वो लोग वापस आ जाएंगे। तो तमाम जो हिंदू धर्म गुरु हैं वहां पर, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए? हिंदू गुरु के पास पैसा नहीं है, सीधा सीधी बात, पैसा नहीं है। और पैसा यूरोपियन कंट्री के पास है, तो वो तुलना नहीं कर सकते, इसलिए पैसा दे देगा तो सब भाग जाता है। तो हिंदू गुरु रुका नहीं पा रहे, ये है मसला वहाँ पे। और उसके ऊपर में वहाँ धर्म परिवर्तन कराने के लिए और नेता भी मिले हुए हैं। केपी ओली का एक इंटरव्यू आया है, क्या हिंदू, क्या हिंदू, कौन है हिंदू, क्या है हिंदू का मतलब। अब मैंने अभी आपको शेयर कर दूंगा। इस तरीके का पूर्व प्रधानमंत्री टिप्पणी करता है, बहस करता है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और खुद स्वयं प्रधानमंत्री रह चुका है, तो वो इस तरीके से हिंदू को नकारता है, तो नेता का हाथ है तो हिंदू को बर्बाद कर देगा। तो आप नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनः स्थापना मंच के जो है आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो आप इस मुहिम को कहाँ तक लेके जाएंगे? ये मुहिम और आपकी जो संस्था है कितने बड़े पैमाने पर इस पे काम कर रही है? ऐसा है, हमारी संस्था में विश्व के साधु संत और ये जो हिंदूवादी
सरकार सबका समर्थन है, लिखित में है, मुख से नहीं। 1 नंबर। और 2 नंबर, जितना भी हिंदूवादी है सब हमारे साथ। तो हम ये संस्था को जब तक हिंदू राष्ट्र घोषणा नहीं होता है नेपाल में, पुनर्निर्माण नहीं होता है, तब तक हम इसको लड़ाई जारी रखेंगे और करवा के ही छोड़ेंगे। इसलिए हम इसे बिंदु मतलब नेपाल में आप हिंदू राष्ट्र मतलब उसे बना के ही रहेंगे? बना के रहेंगे। नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम छोड़ेंगे ही नहीं, विराम लगाएंगे नहीं, और हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के बाद में तब बाकी काम करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब आए, हम लोग एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हुए और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करें। इसी में सबका, जगत का भला, हिंदू का भला, देश का भला, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम नेपाल को जो है हिंदू राष्ट्र बनवा कर रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप इनकी राय से सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।